नमस्कार बेटा, आप सभी को। थोड़ी तकनीकी खराबी की वजह से हमारी कक्षा में विलंब हुआ। चलिए अब बिना देरी किए हम अपने पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। हमारा पाठ जो हमने फ्राइडे की क्लास में छोड़ा था उसमें बताया था कि हरिहर काका असमंजस की स्थिति में है। वो ना तो महंत को पूरी तरह से हाँ कह सकते थे, क्योंकि ठाकुर बारी के नाम जमीन लिख देना अपने परिवार के साथ विश्वासघात होता, और ना ही अपने परिवार के नाम लिख सकते थे, क्योंकि उन्होंने गांव में भी ऐसे उदाहरण देखे कि जिन लोगों ने जीते जी अपनी जायदाद अपने घर वालों के नाम कर दी तो उनकी कद्र जानवर से भी बदतर थी। अब क्या करते हैं हरिहर काका? तो बेटा पेज 9 से पाठ की शुरुआत करते हैं। पेज 9 भी दिया गया है इसमें। कि हरिहर काका ना तो बेचारे हाँ कह पा रहे थे और ना ही पूरी तरह से ना कह पा रहे थे। अब ना कहकर ना तो वो महंत जी का जी दुखाना चाहते थे, क्योंकि वो उनको भी दुखी करना नहीं चाहते थे, और अगर ऐसा होता क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई के परिवार से जो उनको सुख सुविधाएं मिल रही है वो महंत जी की कृपा से ही है, जबकि ऐसा नहीं था। लेकिन हरिहर काका ऐसा सोच रहे थे। अब क्या हुआ? तो उन्होंने कहा हाँ आप भी नहीं कह सकते, क्योंकि जिंदगी में वो अपनी जमीन किसी और के नाम नहीं लिख सकते थे, क्योंकि इस मुद्दे पर वो जागरूक हो गए थे। अब देखो क्या होता है, किस तरह से महंत का एक दूसरा विकराल रूप हरिहर काका के सामने आता है। हरिहर काका हतप्रभ रह जाते हैं कि जो इतना धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान लगता है वो वास्तव में मुंह में राम और बगल में छुरी वाला आचरण करता है। छुरी रख करके किस तरह से वो विश्वास को काट देता है। देखिए, पर बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ने लगी। जाल में फंसी हुई चिड़िया कहीं पकड़ से बाहर ना हो जाए, महंत जी इसी बात को सहन नहीं कर पा रहे थे। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है। एक और तो वह चाहता है कि ठाकुर जी के नाम लिख दूं, किंतु दूसरी ओर वो अपने भाई के परिवार का माया मोह भी छोड़ नहीं पा रहा है। इस स्थिति में हरिहर काका का अपहरण करके जबरदस्ती उनसे जमीन अपने नाम लिखवाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। बाद में तो हरिहर भी राजी हो जाएगा। महंत जी ने क्या किया? अब खूब अच्छा भोग लगा लगा के लोगों ने क्या है उनके पास रह करके खूब अपनी अपनी सेहत अच्छी बना रखी है, ऐसे ही कुछ लोगों को उन्होंने बुलाया। क्या कहते हैं देखो, उन्होंने लड़ाकू और दबंग प्रवृत्ति के लोगों को साथ में लेकर के एक अपनी योजना को कार्य रूप में परिणित करने के लिए जी जान से जुट गए। हालांकि यह सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए वह कर रहे थे, यानी किसी को पता ना चले। सोच तो ऐसा ही रहे थे। यहाँ तक कि हरिहर काका के भाइयों को भी इस बात की भनक नहीं थी। क्या हुआ, हरिहर काका उस समय कहाँ थे? अपने घर पे दालान में सो रहे थे। बात अभी हाल ही की है। आधी रात के आसपास ठाकुरबाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधर लोग भाला, गड़ासा, बंदूक आदि हथियारों से लैस होकर एकाएक हरिहर काका के दालान में आ धमके। हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित अप्रत्याशित यानी अचानक हुए हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वे जवाबी कार्यवाही करते और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाते, तब तक आक्रमणकारी उनको पीठ पर लाद कर वहां से गायब हो गए। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी, ना सुनी थी। सारा गांव जाग गया और जो जो शुभ चिंतक थी वो सभी उनके घर में आने लगे चिंता व्यक्त करने के लिए। लेकिन अन्य लोग अपने दालान और मकानों की छतों पर बैठ करके चर्चाएं करने लगे। अब उनको एक मुद्दा मिल गया बातचीत करने का। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उनको ढूंढने के लिए निकले। उनको लगा कि वास्तव में ये महंत का ही काम है, इसलिए वो दल बल के साथ ठाकुरबाड़ी जा पहुंचे। वहां खामोशी और शांति नजर आई। रोज की भांति ठाकुरबाड़ी का मुख्य फाटक बंद था। वातावरण में सन्नाटा था और सूनापन था, क्योंकि आधी रात थी। उन्हें लगा ये काम महंत का नहीं, बाहर के डाकुओं का है। वे तो हर जाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे।
भाइयों को तो लग गया कि ये काम महंत का है, लेकिन ठाकुर बारी में जिस तरह से शांति और सन्नाटा था, फिर उनको ऐसा लगा कि महंत नहीं, वास्तव में ये तो किसी डाकू का काम है, और डाकू जो है मुआवजे की एक अच्छी राशि लेकर के ही, यानी खूब सारा पैसा लेकर ही हमारे भाई को छोड़ेगा। फौज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते कि इसी समय ठाकुर बारी के अंदर से बातचीत करने की धीमी सी आवाज सुनाई पड़ी। सभी के कान खड़े हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में है। अब क्या सोचना, वे ठाकुर बारी का फाटक जोर जोर से पीटने लगे, और इसी समय ठाकुर बारी की छत पर से रोड़े रोड़े यानी बड़े बड़े पत्थर जिनसे रास्ता रुक जाए, और छोटे छोटे पत्थरबाजी, उन पर पत्थर मारकर उन पर पत्थरबाजी की गई। वे बेचारे तितर बितर हो गए। तितर बितर होना, बिखर जाना। अपने हथियारों को संभाले, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुर बारी के कमरों की खिड़कियों में से फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग कैसे शुरू हुई गई? फायरिंग होने का क्या कारण था? ठाकुर बारी के लोग तो बड़े सीधे धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। वहां पे हरिहर काका जो है, उनके पक्षधर जितने भी लोग थे उन पे फायरिंग होने लगी। एक नौजवान के पैर में भी गोली लगी, और जिसके कारण वो वहीं गिर गया। और हरिहर काका के भाई जो है, उनके जो जितने भी पक्षधर आए थे वो सारे वहां से भाग गए, डर गए। अब तीनों भाई अकेले रह गए। तीनों अपने अकेले बूते पर इस युद्ध को जीत नहीं सकते थे। इसीलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़े। अब एक पुलिस ही एकमात्र चारा थी जिससे वो अपने भाई को बचा सकते थे। पुलिस के पास गए। इधर ठाकुर बारी के भीतर भी जितने भी महंत और उनके विश्वासी साधु संत थे, वो सादे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरदस्ती ले रहे थे। हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन पर आ गए। झाड़ पे चढ़े थे कि महंत जो है मेरी बहुत अच्छी पहल कर रहा है, महंत की वजह से मेरे घर में मेरी इज्जत हो गई है, मेरे घर वाले मेरी परवाह करने लगे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, वास्तविकता कुछ और थी। इधर क्या हुआ, हरिहर काका तो वास्तव में आसमान से जमीन पर आ गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वास्तव में महंत का ऐसा विकराल रूप उनके सामने आएगा। उन्होंने सोचा कि जिस महंत को वो इतना आदरणीय और श्रद्धेय समझ रहे थे, वह इतना घृणित और दुराचारी, पापी नजर आने लगेगा। अब वह महंत की सूरत भी नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि अब उनको उससे घृणा हो गई। अब अपने भाइयों का परिवार उनको अच्छा लगने लगा। वो अपने भाइयों के परिवार को याद करने लगे। क्या कहते देखो, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए खड़े थे, और महंत जी उन्हें समझा रहे थे। महंत क्या कहते हैं देखो, तुम्हारे भले के लिए ये सब किया है हरिहर। अभी तो तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे, उस धर्म संकट से तुम्हें निकलवाने के लिए यही एकमात्र रास्ता हमारे पास बचा था। एक और तो ठाकुर बारी के भीतर जबरन अंगूठे के निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप में ठाकुर बारी के पास आ गए। जीप से तीनों भाई, एक दारोगा और पुलिस के 8 जवान उतरे। ध्यान से सुनना बेटा, क्या हालत होती है देखो। पुलिस के साथ भी होशियारी की जा रही है। पुलिस भी ऐसे लोगों को देख नहीं पा रही है, ध्यान नहीं दे पा रही है। अंदर गए तो पुलिस का जो इंचार्ज था, उन्होंने ठाकुर बारी के फाटक पर आवाज लगाई, दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुर बारी को चारों तरफ से घेर लिया। ठाकुर बारी अगर छोटी होती तो फिर उसे अच्छे से घेर भी लेते। विशालकाय ठाकुर बारी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में भी असमर्थ साबित हो रहे थे। अब जो है, उस जगह पे उन्होंने जैसे भी डेरा डाला, तो वहां पर अब क्या हुआ, तो आप ये देखोगे कि वास्तव में वहां पर क्या हुआ। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा कि अब पुलिस साथ में है तो ठाकुर बारी पहुंचेंगे, तो ठाकुर बारी में से फिर हमारे भाई का पता मिल जाएगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि वहां पर क्या हुआ, अंदर से हमले होने लगे। यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, हमले होने लगे। और हमले के अंदर वो जो पुलिस वाले हैं वो खुद एक बार क्या हुए, पहले तो हमले होने लगे, तो फिर पुलिस वाले ने सोचा कि हाँ,
वास्तव में अंदर कोई नहीं है। अब धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर जो है इसको भाई को वहां से छुड़वा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुर बाड़ी के अंदर से एक पत्थर तक बाहर नहीं आया और पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था। इस कारण सब शांत हो गए थे। सुबह होने में थोड़ी देर थी, इसलिए पुलिस के इंचार्ज रह रहकर वहां पूछताछ कर रहे थे। साथ ही में पुलिस का एक वर्ग की ओर से हवाई फायर भी हो रहे थे, लेकिन ठाकुर बाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि पुलिस के सामने वो अपनी इज्जत बरकरार रखना चाहते थे। वो ये नहीं दिखाना चाहते थे कि वास्तव में हमारी तरफ से कोई गलती है। सुबह तड़के यानी सुबह जल्दी होते ही एक बूढ़े साधु ने ठाकुर बाड़ी का फाटक खोला। ठाकुर बाड़ी का जैसे ही फाटक खोला, सुबह जैसे ही वो बूढ़े साधु ने जैसे दरवाजा खोला, उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक थी। वह लाठी के सहारे कांपता हुआ खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस बूढ़े साधु के पास पहुंचकर हरिहर काका और ठाकुर बाड़ी के महंत और पुजारी और अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उसने भी बताने से इनकार कर दिया। इंचार्ज ने कई बार पूछा, डांट भी लगाई, धमकियां भी दी, लेकिन हर बार वह एक ही बात कहता, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। ऐसे वक्त में पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर बात उगलवाते, लेकिन उस साधु की अवस्था को देखकर पुलिस इंचार्ज को टाल देना पड़ा। यानी उसने इग्नोर कर दिया। अब पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुर बाड़ी की तलाशी लेने लगे, लेकिन न तो ठाकुर बाड़ी के नीचे कमरों में कोई मिला और न ही छत पर। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की। वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुर बाड़ी में नहीं मिला। हरिहर काका के भाई चिंता और परेशानी और दुख के कारण आश्चर्य से गिर गए। वही भाई गया तो गया कहाँ? ठाकुर बाड़ी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहाँ भाग गए? अब क्या होगा? काफी पैसे खर्च करके पुलिस को लाए थे। पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व भी महसूस कर रहे थे, और उनको लग रहा था कि अब भाई को वो आसानी से अपने घर ले जाएंगे और साधु संतों को जेल भिजवा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठाकुर बाड़ी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी भी ली गई। बाद में जिन कमरों की चिटकनी बंद थी उनको भी खोलकर देखा। कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटका हुआ था। पुलिस और हरिहर काका के भाई सभी वहीं एकत्रित थे। उस कमरे की जो चाबी है उसकी मांग वृद्ध साधु से की, लेकिन उसने कहा मेरे पास तो नहीं है। जब उससे पूछा कि वास्तव में इस कमरे में क्या है, तो उसने जवाब दिया अनाज है। पुलिस इंचार्ज अभी यही सोच रहे थे, तभी इसी कमरे का ताला तोड़कर देखें या छोड़ दें, अचानक उसी कमरे में से किसी ने धक्का देना शुरू किया। पुलिस के जवान सावधान हो गए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोला, कमरे के भीतर गए तो हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उससे देखकर उनके भाइयों का खून खोला। अगर उस वक्त कोई भी महंत, पुजारी या साधु वहां नजर आते तो वो उनको जिंदा नहीं छोड़ते। देखिए पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है किस तरह से उनके मुंह और हाथों को बांध दिया गया है और उनको जमीन पर पटक रखा है, पैर भी बंधे हुए हैं। ऐसी स्थिति में भाइयों को तो गुस्सा आना सही था। हरिहर काका के हाथ और पैर दोनों बांध दिए गए थे। रेखांकित कीजिएगा, क्योंकि यहाँ है महंत ने उनकी क्या स्थिति की। उनके मुंह में कपड़ा ठूंस कर बांधा गया था। हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए और पैर से दरवाजे पर धक्का मारा। काका को बंधन मुक्त किया गया, मुंह से कपड़ा निकाला गया। हरिहर काका ने ठाकुर बाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू किया कि वह साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई हैं। उन्हें इस रूप में कमरे में बंद करके गुप्त दरवाजे से भाग गए हैं कि उन्हें कई सादे और लिखे कागजों पर जबरन उनके अंगूठे के निशान भी लिए गए। अब ये सारी बातें उन्होंने पुलिस को बताई अपने भाइयों के सामने। हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए। उनके शब्द शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा प्रकट हो रही थी। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा जितना ठाकुर बाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं के बारे में कहा। अब हरिहर काका को एक ही सहारा था, क्या? अपने भाइयों का परिवार। बेटा वही बात है कि जब घर के अंदर व्यक्ति को चोट दी जाती है तो वो व्यक्ति कहीं भी कहने योग्य नहीं रहता। वही बात हरिहर काका के साथ हुई। हरिहर काका को भी यहाँ चोट दी गई घर के लोगों के द्वारा। अब हरिहर काका अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। इस बार उन्हें दालान में नहीं, घर के अंदर रखा गया।
किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह संजोकर, छिपाकर उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने भी सूरमा थे, सूरमा यानी ताकतवर व्यक्ति, सबको बुला लिया सिक्योरिटी के तौर पे, बॉडीगार्ड बना करके। हथियार जुटा लिए गए, 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे। अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर से गांव में निकलते भी तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते। रात में चारों तरफ उनको घेर कर सोते। भाइयों ने भी ड्यूटी बांध ली, आधे लोग सोते तो आधे लोग जाग कर पहरा देते। इधर ठाकुरबाड़ी का दृश्य भी बदल गया। एक से एक खूंखार लोग ठाकुरबाड़ी में आ गए, यानी उन्होंने भी गुंडों की तरह कुछ ऐसे दबंग लोगों को अपने ठाकुरबाड़ी में जगह दी। उन्हें देखकर ही डर लगता था। गांव के बच्चों ने तो ठाकुरबाड़ी में जाना ही बंद कर दिया। हरिहर काका को लेकर गांव 2 हिस्सों में बंट गया और इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं प्रकट होने लगी। कोई कहता महंत ने सही किया, कोई कहता हरिहर काका के भाइयों ने सही किया। 2 हिस्सों में बंट गया। अब हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा, रेखांकित कीजिएगा बेटा इस पंक्ति को, कि हरिहर काका जो है वास्तव में अब सीधे साधे व्यक्ति नहीं रहे, बल्कि क्या बन गए थे, बहुत होशियार हो गए थे। उनको लग गया था कि अब जो है मेरी पार ऐसे नहीं पड़नी है, अब मेरे को थोड़ी होशियारी अपने अंदर लानी पड़ेगी। ये पंक्ति आपको प्रश्न के तौर पे पूछी जा सकती है कि अब हरिहर काका सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर हो चले थे। ऐसी कौन सी घटना थी जिसकी वजह से ऐसा कहा गया? तो यहाँ बताइए, वो महसूस करने लगे कि उनके भाई अचानक जो उनको आदर सम्मान दे रहे हैं वो किसकी वजह से है? जायदाद की वजह से। उसकी वजह उन लोगों का सगे भाइयों का संबंध नहीं है, बल्कि क्या है? उनका प्यार नहीं है, बल्कि उनकी जायदाद है। जायदाद की वजह से वो उनको ऐसा सम्मान दे रहे हैं, अन्यथा वो पूछे तक नहीं। इसी गांव के जायदादहीन भाइयों को कौन पूछता है? हरिहर काका को सब नजर आने लगा। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर भी उनको सच्चाई पता चल गई थी। ठाकुर जी के नाम पर वो अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पाल रहा था। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं था। निजी स्वार्थ के लिए साधु संत होने और पूजा पाठ करने का ढोंग उसने रचाया था। साधु के बाने में, बाने यानी स्वरूप में, महंत पुजारी और उसके सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी थे। छल बल और कल यानी तरह तरह की राजनीति, किसी भी तरह से धन अर्जित करके वो परिश्रम किए, बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहते थे। अपने घृणित इरादों को छिपाने के लिए ठाकुरबाड़ी को उन्होंने माध्यम बना लिया था, और एक ऐसा माध्यम कि जिस पर आप विश्वास तो कर ही नहीं सकते। इसलिए हरिहर काका ने मन ही मन ये तय कर लिया कि अब महंत को अपने पास फटकने नहीं देंगे, और अगर जीते जी जायदाद भाइयों के नाम लिख दी तो दूध में गिरी मक्खी की तरह हो जाएंगे कि लोग उनको निकाल कर फेंक देंगे और कोई उनको पूछेगा तक नहीं। अब देखिए, इस पाठ में बताया है कि भाइयों ने भी उनके साथ कैसा किया बर्ताव, लेकिन हरिहर काका सोच कुछ रहे थे और वातावरण में कुछ दूसरा ही बैकग्राउंड तैयार हो रहा था, पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। ठाकुरबाड़ी से जिस दिन उन्हें वापस आया गया, उसी दिन से उनके भाई, रिश्ते नाते के लोग, ये सभी उनको समझाने लगे कि नियम से अपनी सारी जायदाद जो है वो अपने भाइयों के नाम लिख दे। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की जो गिद्ध दृष्टि है, यानी चालाक नजर है, वो उन पर लगी रहेगी। सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके पास अब एक यही रास्ता था। सुबह, दोपहर, शाम, रात यही चर्चा थी, लेकिन हरिहर काका साफ साफ मना कर जाते थे। क्या कहते? मेरे बाद तो ये सारी जायदाद इस परिवार को ही मिल जाएगी, इसलिए लिखवाने का कोई अर्थ नहीं है। महंत ने अंगूठे के जो जबरदस्ती निशान लिए हैं उसके खिलाफ हमने मुकदमा कर दिया है। भाई तो जब समझाते थक गए तो उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू कर दिया, लेकिन काका भी इस रास्ते से राजी नहीं हुए। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अपनी जिंदगी में वो ऐसा काम नहीं करेंगे। बस एक रात भाइयों का भी वही रूप उनके सामने आया जैसा रूप उन्होंने महंत और उसके सहयोगियों का देखा था। हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके वही सगे भाई जो उनकी सेवा किया करते थे, उनकी सुरक्षा के लिए तैयार रहते थे, उन्हें अपना मित्र समझते थे, जो उनकी नींद सोते और उन्हीं की नींद जागते थे, यानी हर समय उनकी सिक्योरिटी करते थे, सुरक्षा करते थे, हथियार लेकर उनके सामने खड़े हो गए।
क्या कहते देखो, सीधे मन से कागजों पर जहां जहां जरूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मार कर यहीं घर के अंदर गाड़ देंगे और गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिल पाएगी। अब घर के लोगों का ये बर्ताव देखकर हरिहर काका तो भीतर ही भीतर टूट गए। क्या होता है देखो, अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते। अगली पंक्ति से रेखांकित कीजिएगा बेटा कि अज्ञान की स्थिति में मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। अज्ञान की स्थिति में मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु का वरण करने के लिए भी तैयार हो जाता है। अज्ञान की स्थिति में मनुष्य मृत्यु से डरते हैं, लेकिन ज्ञान होने पर आवश्यकता पड़ने पर मनुष्य जो है मृत्यु का वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। इस पंक्ति को रेखांकित कीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आपके अतिरिक्त प्रश्न के रूप में यहाँ पूछा जा सकता है। हरिहर काका को जब तक पता नहीं था कि भाई मेरी जायदाद के लिए ये सारा खेल हो रहा है, तब तक तो वो घबराते थे कि अरे यार क्या करूं, असमंजस में रहते थे, महंत के नाम लिखूं या परिवार के नाम लिखूं। जब उनको ज्ञान हो गया कि वास्तव में ये मेरी जमीन के पीछे ही सब कुछ कर रहे हैं, अगर जमीन मैंने जीते दी इनको दे दी तो ये मेरी बिल्कुल भी कद्र नहीं करेंगे, यानी उनको पता चल गया कि वास्तविकता क्या है, इस बात का ज्ञान हो गया। अब तो वो खुद मारपीट से घबराते नहीं थे, डरते नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता है इनको जमीन चाहिए, तब तक ये मुझे जीवित रखेंगे। बस वही बात है, जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है कि मौत आने के पश्चात व्यक्ति सुख दुख और जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है, तो वह मृत्यु को खुद स्वीकार करता है, मृत्यु से घबराता नहीं है। अब हरिहर काका ने सोच लिया कि ये सब एक बार में ही उन्हें मार दें तो ठीक होगा, लेकिन अपनी जमीन लिखकर, अब गांव की एक औरत का उदाहरण दिया है कि रमेशर की विधवा की तरह वो शेष जिंदगी घुट घुट कर मरे, ये ठीक नहीं है। रमेशर की विधवा को बहला फुसलाकर उसके हिस्से की जमीन रमेशर के भाइयों ने लिखवा ली अपने नाम। शुरू में तो उसका खूब आदर सम्मान किया, लेकिन बुढ़ापे में उसे 2 वक्त का खाना भी देते तो उनको बहुत खराब लगने लगा। अंत में तो उसकी ये दुर्गति हुई कि गांव के लोग देखकर भी कांप जाते थे। हरिहर काका को लगता कि अगर मैं रमेश्वर की विधवा की तरह अपनी जमीन उनके नाम लिख दूंगा तो मेरा भी यही हश्र होगा। अगर रमेश्वर की विधवा ने अपनी जमीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उनके पांव धोते रहते। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए, गरजते हुए बोले, मैं अकेला हूं, तुम सब इतने हो, ठीक है मुझे मार दो, मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी एक हिस्सा जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा। तुम सब ठाकुर बाड़ी के महंत और पुजारी से थोड़ा भी कम नहीं हो। देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे, लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंस के लिखो या रो के। ये स्थिति थी घर परिवार के लोगों की। देखिए किस तरह से हरिहर काका को पकड़ रखा है और डंडों से उन्हें उनके साथ मारपीट की जा रही है। अब हरिहर काका किस निर्णय पे पहुंचते हैं, क्या प्रतिक्रिया आती है, बताते हैं। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों के हाथापाई शुरू हो गई। हरिहर काका अब इस घर से निकलकर गांव के बाहर जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया। प्रतिकार यानी विरोध करने पर भी वे प्रहार करते थे। अकेले हरिहर कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे। फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। चिल्लाई तो क्या हुआ, आसपास के लोग, घर परिवार के लोग, गांव के लोग सभी सचेत हो गए। भाइयों को होश आया तो उन्होंने लगा कि अरे इनका मुंह तो पहले बंद कर देना चाहिए था। उन्होंने तत्काल उनको नीचे पटक कर उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, लेकिन ऐसा करने से पहले काका की आवाज गांव में पहुंच गई। आस पड़ोस के लोग दालान में जुटने लगे। ठाकुर बाड़ी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल ये खबर महंत जी को भी चली गई। अब महंत जी फटाफट, उनको लगा कि अरे अब भाइयों ने भी ये जमीन जायदाद हड़पने के लिए ऐसा किया है, क्या किया जाए। अब उनको भी जवाब देना है। तो उन्होंने क्या किया, गांव के लोगों को समझा दिया कि ये अपने परिवार का निजी मामला है, दूसरों को इसमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन महंत जी ने वहां तत्परता और फुर्ती दिखाई। उन्होंने काका के भाइयों ने जैसी नहीं दिखाई थी, वो पुलिस के साथ वहां जीप में आ गए। पुलिस के आने के बाद
निजी मामले का सवाल खत्म हो गया, घर की तलाशी शुरू हुई और हरिहर काका को उससे भी बदतर हालत में वहां से बरामद किया, जिस हालत में ठाकुरबाड़ी में उन्हें किया गया था। तो बेटा यहाँ अब हरिहर काका के साथ जिस तरह का